हेलो एवरीवन। आज हम अपने क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में पार्टिकल इन अ इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, जिसे हम कई बार कॉमन लैंग्वेज में पार्टिकल इन अ बॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। आप कह सकते हो कि सबसे जो सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन की, वो यही है, पार्टिकल इन अ इन्फिनिट पोटेंशियल वेल की। और इसमें हम देखेंगे किस तरह से आप श्रोडिंगर इक्वेशन को एक बहुत ही सिंपलेस्ट सिनारियो जो हम यहाँ पे ले रहे हैं उसमें आप सॉल्व करते हैं, किस तरह से आप बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं वेव फंक्शन पे, और उन बाउंड्री कंडीशन से आप की हेल्प से श्रोडिंगर इक्वेशन पे जो अप्लाई करते हो उसकी हेल्प से आप कोई मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली हम एनर्जी स्टेट्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं कि इस तरह के पार्टिकल के लिए जो कि एक इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में ट्रैप्ड हैं उसके लिए क्वांटम स्टेट्स क्या होंगी और करस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यूज़ क्या होंगी। सो पार्टिकल इन अ इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, जिसे हम पार्टिकल इन अ बॉक्स ही बोल देते हैं, ठीक है, it's an simplest quantum environment imaginable for a particle in which the one in which it is trapped in an infinite potential well. Okay, for the particle it would require an infinite amount of energy to come out of this potential well. हम इसे infinite potential well इसलिए बोलते हैं, अगर पार्टिकल इस तरह के potential well में trapped है, ठीक है, तो उसको infinite energy चाहिए होगी इस potential well से बाहर आने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो एक्सिस हम बना रहे हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस नहीं है। ठीक है, इस वाई डायरेक्शन में हम पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट कर रहे हैं। ये बेसिकली वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल है। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l। ठीक है, इस पे इसके अंदर जो हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो 0 है, और इसके बाहर अगर पार्टिकल जाएगा तो इट रिक्वायर्स इन्फिनिट, इट हैज़ टू ओवरकम है इन्फिनिट पोटेंशियल। ठीक है, तो उसको एक इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली हम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, कायदे से हमारे पास ये वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ही है। ठीक है, जो विड्थ है पोटेंशियल वेल की वो हमारे पास एल है। हमने एज्यूम किया कि एक्स इक्वल टू 0 पे से लेकर एक्स इक्वल टू एल, इसके बीच में यहाँ पर पार्टिकल ट्रैप्ड है, पार्टिकल इस वेल के अंदर है, पार्टिकल इससे बाहर नहीं जा सकता है, बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इसे बाहर जाने के लिए इस पे इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी, बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिट पोटेंशियल बैरियर है। सो मैथमेटिकली जो इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो v एज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे मैंने कहा था कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल भी हमारे पास है यहाँ बेसिकली। ठीक है, तो इस एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी इज 0 बिटवीन 0 एंड l, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 है। ठीक है, और यानी कि इस जगह पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इस जगह पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इन्फिनिट है। ठीक है, तो पार्टिकल जो हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे पार्टिकल यहाँ पे कहीं है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ नहीं जा सकता है, यहाँ जाने के लिए उसको इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी, बिकॉज उसको इस रीजन से इस रीजन में जाने के लिए ये बैरियर, जो इन्फिनिट पोटेंशियल बैरियर है, उसे क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का। इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को हमें श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करना है और सॉल्व करना है श्रोडिंगर इक्वेशन को अंडर सर्टेन अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस। सो इस पूरे रीजन को मैं रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में बांट सकता हूँ। 3 रीजन मेरे पास है। ऑब्वियसली रीजन 1 and 3 are outside region
ठीक है। और रीजन 2 जो मेरे पास है वो इनसाइड रीजन है। पहले मैं रीजन 1 और 3 में करता हूँ। रीजन 1 और 3 में वी कैन सॉल्व दी और आउट, जिसे मैंने कहा था आउटसाइड रीजन। आउटसाइड रीजन का मतलब है रीजन 1 और रीजन 3। उस आउटसाइड रीजन के अंदर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। श्रोडिंगर इक्वेशन मेरे पास क्या है, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। तो हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्व कर सकते हैं। और श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट के सॉल्यूशन साई को एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बाई एच बार ई टी, उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, m जो है यहाँ पर मास ऑफ द पार्टिकल है। जो मास पार्टिकल जो है इसमें ट्रैप्ड हो रखा है उसका पार्टिकल का मास है। अगर आउटसाइड रीजन में मैं करता हूँ तो आउटसाइड रीजन में मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इन्फिनिट है। तो यहाँ पर इन्फिनिट फैक्टर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इन्फिनिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिट है। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। केवल एक ही कंडीशन में इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, जब दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वह ई इक्वल टू इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक ही कंडीशन में हमारे पास सेटिस्फाई हो सकती है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी है, राइट हैंड साइड हमारे पास। इस इक्वेशन को अगर हमें सेटिस्फाई करना है, इट विल बी सेटिस्फाइड only if psi x equal to 0। ठीक है, बिकॉज उस केस में मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड विद 0 विल बी 0, दिस इज 0 एंड दिस विल बी 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड रीजन में वेव फंक्शन जो है हमारे पास, या हमारे पास एनर्जी एगेन फंक्शन जो मेरे पास है साई, विच रिप्रेजेंट्स द एनर्जी एगेन स्टेट बेसिकली, ठीक है, वो 0 है। यानी कि इस आउटसाइड रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज एनर्जी एगेन स्टेट 0 है, तो हमारे पास वेव फंक्शन भी 0 है। और अगर हमारे पास वेव फंक्शन 0 है तो इसका मतलब हमारे पास पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता आउटसाइड रीजन में। दैट सिंपली मीन्स पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन आउटसाइड रीजन। तो इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में इस रीजन में पार्टिकल नहीं हो सकता, इस रीजन में पार्टिकल नहीं हो सकता। पार्टिकल इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के अंदर, इसके अंदर रीजन 2 में ही ट्रैप्ड है, रीजन 2 से बाहर नहीं आ सकता। वो हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था, ये इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है जब ई इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी हमारे पास इक्वलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ई इक्वल टू इन्फिनिटी हो नहीं सकता, इट्स ए अनफिजिकल थिंग। ठीक है, तो ये पार्टिकल कभी बाहर आ नहीं सकता है। उस वही हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर ये दिखाया है कि भाई वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। वेव फंक्शन 0 है, इसका मतलब पार्टिकल एग्जिस्ट बाहर नहीं कर सकता है। अनलाइक इन द केस ऑफ रीजन 1 एंड रीजन 3, आउटसाइड रीजन जिसे मैंने बोला था, इनसाइड रीजन जो कि मेरे पास रीजन 2 है, उसके अंदर सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है इन्फिनिट नहीं है। तो अगर मैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन मैं अपना इस रीजन, क्योंकि हम इनसाइड रीजन में है, 0 पोटेंशियल एनर्जी की जगह 0 पुट करूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा ये, विच इज माइनस एच बार स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 0 इक्वल टू ई साई। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस एच बार स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई साई, जिसको मैं अरेंज कर सकता हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ। ट्वाइस ऑफ m बाई एच बार स्क्वायर विद माइनस साइन यहाँ जा सकता है। मेरे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ m e डिवाइडेड बाय एच बार स्क्वायर साई। माइनस साइन है, इसको मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ला सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास फाइनली आई विल गेट व्हाट आई एम कॉलिंग एज इक्वेशन 1 मुझे मिल जाएगा, जो है डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m e बाई एच बार स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ठीक है,
ये मेरे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास आ गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है क्योंकि मुझे साई निकालना है, ठीक है, एनर्जी एगेन फंक्शन निकालना है। सो मेरे पास मैं ट्वाइस ऑफ एम ई बाई एच बार स्क्वायर को के स्क्वायर, बिकॉज ये सारा कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वो भी कांस्टेंट है, एच बार जो है वो भी कांस्टेंट है, उसको मैंने के स्क्वायर मान लिया, ठीक है, सम कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, ठीक है, के स्क्वायर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेरे पास क्या हो जाएगा, इनफैक्ट ट्वाइस ऑफ एम ई बाय एच बार स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस आई विल कॉल दिस इक्वेशन 2, ठीक है, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। नाउ इस के स्क्वायर की हेल्प से मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू 0। ये मेरे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑपरेटर मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर मैं डायरेक्टली क्लोजली इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है ये, ठीक है। और हमें पता है इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम के साथ वेरी कर रहा है यहाँ पे, वो होता है सम कांस्टेंट ए कॉस ऑफ एक्स सॉरी ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अपने क्लासिकल मैकेनिक्स वाले कोर्स में हम लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन में जब हम सिंपल पेंडुलम कर रहे थे, और या फिर हम जब कर रहे थे अपना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला, ठीक है, मास अटैच्ड विद स्प्रिंग, वहाँ पर भी हमने यही इक्वेशन हमने एनकाउंटर करी थी। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन हमारे पास होती है ये, इसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है ए सम कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हमारे पास x की जगह साई है, वेव फंक्शन है, और यहाँ पर t की जगह हमारे पास x आ गया है, ओमेगा की जगह हमारे पास k आ गया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच इज साई x, ठीक है, बिकॉज x के साथ वेरी कर रहा है हमारे पास, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था, तो ये सम कांस्टेंट a कोसाइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या है यहाँ पे k है, और t की जगह क्या है वो x है, kx प्लस अनदर कांस्टेंट b साइन ऑफ ओमेगा की जगह हमारे पास यहाँ पर k है, और x की जगह हमारे पास, t की जगह हमारे पास x है। सो इस इक्वेशन का हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो होता है a cos kx प्लस b sin kx। कैसे हमने निकाला, इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया अपनी स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन को, जो आप 11th में भी करते आए हो, हमने अपनी मैकेनिक्स वाले सिलेबस में भी किया है, ठीक है, और हमने क्लासिकल मैकेनिक्स जो लेक्चर है उनमें भी हमने इसको इनकाउंटर किया था, ठीक है। तो इस तरह की हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। सो कई बार क्या करते हैं हम इनको, कई बार कोसाइन और साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कई बार हम यूलर फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड्स व्हाट यू रिक्वायर बेसिकली, कोसाइन साइन चाहिए, एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर चाहिए, क्या आपको चाहिए, आप दोनों को अदला बदली कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें यहाँ पर कोसाइन और साइन चाहिए तो हमने वही इस्तेमाल करे हैं, और फिर इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया अपनी स्टैंडर्ड श्रोडिंगर इक्वेशन से, ठीक है, रीजन 2 के लिए, इनसाइड रीजन के लिए, एंड वी गेट दिस सॉल्यूशन, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3। नाउ वी विल यूज द सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस ऑन साई, ठीक है, और उसके बेस पर हमारे पास a और b कांस्टेंट हमें निकालने पड़ेंगे, बिकॉज वो अननोन है हमारे पास। कांस्टेंट a और b को हम निकाल सकते हैं बिकॉज योर फंक्शन साई, ठीक है, इट शुड सेटिस्फाई सर्टेन बाउंड्री कंडीशन।
इन बाउंड्री कंडीशंस को या फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उनको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। वो कंडीशंस क्या हैं जिनके बेस पर हम इन साई को चूज कर सकते हैं? पहला है साई मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल, ठीक है। वेव फंक्शन या फिर साई जो हमारे पास है वो नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए। साई एक कंटिन्यूस और सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। अगर हमारे पास बाउंड्री है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक्स एक्सिस था, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू एल के बीच में पार्टिकल ट्रैप है। पार्टिकल ट्रैप है इस वन डायमेंशनल सिनारियो में, पार्टिकल केवल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल केवल एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इक्वल टू एल तक एग्जिस्ट कर सकता है, वो इसके बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि इन पॉइंट पे इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी है और इसके बाद बेसिकली इस रीजन में हमारे पास इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी है। पार्टिकल इस रीजन में जा नहीं सकता है। अगर यहाँ पे जाना चाहेगा तो उसको एक इन्फिनिट पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके लिए उसको इन्फिनिट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर बाउंड्रीज हैं और इन बाउंड्रीज पे एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू एल पे जो हमारे पास साई फंक्शन जो हमने निकाला है, ठीक है, साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस सेटिस्फाई करनी, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशन मैंने यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं। तीसरी कंडीशन इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिट बैरियर आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर आ रहा है। वो कंडीशन क्या कहती है कि डी साई बाई डी एक्स वो भी हर कहीं कंटिन्यूस और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। डी साई बाई डी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर, पूरे रीजन में कहीं पर भी हर जगह सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। लेकिन जिस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू एल, जैसे ये पॉइंट 2 पॉइंट हमारे पास आए हैं, जिन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट हो जाती है, उन पॉइंट पे हम इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। डी साई बाई डी एक्स कंटिन्यूस सिंगल वैल्यूड होगा नहीं होगा, वहां पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो डी साई बाई डी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी इज इन्फिनिट, ठीक है। तो इसका हम थर्ड का इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इन 2 कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे कैपिटल ए और कैपिटल बी का निकालने के लिए, ठीक है। यूज कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या कहता है कि साई जो है हमारे पास है वो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, इसका मतलब साई एक्स इज इक्वल टू 0 पे मेरा वेव फंक्शन जो है वो 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? बिकॉज मैं रीजन इनसाइड रीजन से देख रहा हूं। इनसाइड रीजन से अगर मेरे पास साई की वैल्यू में, क्योंकि पार्टिकल जो है एक्स इजिकल टू एल एक्स इजिकल टू 0 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक्स इजिकल टू 0 पे वेव फंक्शन की इस यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि वेव फंक्शन 0 है, या फिर हमारा जो साई फंक्शन है वो 0 है, ठीक है। तो इस रीजन 3 के अंदर भी साई 0 है, रीजन 1 के अंदर भी 0 है, ठीक है। रीजन 2 पे एक्स इजिकल टू 0 पे साई 0 होना चाहिए, अदरवाइज कंटिन्यूटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। बाउंड्री पे एक्स इक्वल टू 0 पे एक बाउंड्री है, एक्स इक्वल टू 0 पे अगर साई कंटिन्यूस है, ठीक है, और इस रीजन पे हमारे पास वेव फंक्शन 0 है, तो बाउंड्री पे, इस रीजन पे नहीं कह रहा मैं, यहाँ नहीं कह रहा, लेकिन बाउंड्री पे वेव फंक्शन या साई जो मेरे पास आइगन फंक्शन है, एनर्जी आइगन फंक्शन है, वो मेरे पास 0 होना चाहिए। ये मैच करना है, इस रीजन में ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो एक्स साई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे साई जो है वो 0 होना चाहिए। एंड इसी तरह से एक्स इजिकल टू एल पर बाउंड्री पर इस रीजन में इस पॉइंट पर भी वेव फंक्शन 0 होना, या फिर हमारे पास साई जो एनर्जी आइगन फंक्शन है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम वेव फंक्शन बेसिकली साई कैपिटल साई हम बना रहे हैं, ये स्मॉल साई है, एनर्जी आइगन फंक्शन है, इस पॉइंट पे हमारे पास ये साई 0 होना चाहिए, क्योंकि रीजन 3 में ऑलरेडी हमारे पास साई 0 है। तो कंटिन्यूटी मैच करनी चाहिए वहाँ पे, तो एक्स इजिकल टू एल पे भी हमारे पास 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, जो
इस साई फंक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ यूज दिस वन इन इक्वेशन 3। पहले हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू ए कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये भी 0 हो जाएगा, प्लस बी साइन 0। दैट सिंपली मीन्स कॉस 0 1 होता है ए, या फिर हम कहेंगे कि 0 इक्वल टू ए प्लस बी साइन 0 0 होता है। दैट सिंपली मीन्स ए इक्वल टू 0। तो हमने अपनी पहली वाली कंडीशन से इक्वेशन 3 में कैपिटल ए जो मेरा कांस्टेंट हमने फिक्स कर लिया है कि ए इक्वल टू 0 होता है। सो दैट सिंपली मीन्स हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा साई एक्स इक्वल टू बी साइन के एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन 3 हो गया है। अब हम इक्वेशन अपनी दूसरी कंडीशन कि हमारा जो साई है, स्मॉल साई है, एक्स इजिकल टू एल पर भी 0 है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज साई एक्स इजिकल टू एल इक्वल टू 0। दैट सिंपली मीन्स बी साइन के एल इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो b इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि b इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा इसका सीधा सा मतलब क्या है कि मेरे पास a भी 0 है, b भी 0 है, तो मेरे पास साई कंप्लीटली 0 हो गया, विच इज़ बेसिकली वेरी ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर द श्रोडिंगर इक्वेशन। साई इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई करेगा, तो मेरा जो एनर्जी आइगन स्टेट है, ठीक है, वो 0 हो गया, ठीक है। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो b 0 हो नहीं सकता है, फाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन के एल मेरे पास 0 होगा, एंड साइन के एल 0 होने का मतलब है साइन के एल 0 होने का मतलब है कि मेरे पास के एल की वैल्यू, ठीक है, वो केवल n पाई हो सकती है, वेर n कैन गोज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हमने यहाँ पर 0 को एक्सक्लूड किया हुआ है, उसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो के एल इजिकल टू एन पाई मेरे पास इस कंडीशन से आया, लेकिन के क्या है, के जो है वो मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम ई बाई एच बार स्क्वायर का अंडर रूट था। आई थिंक इक्वेशन 2 मेरे पास वो था। तो के हमने ऑलरेडी ये लिया हुआ था, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास ट्वाइस ऑफ एम ई, इनफैक्ट हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज के स्क्वायर जो है वो ई के साथ रिलेटेड है। ई क्या है, हमारे पास सिस्टम की टोटल एनर्जी है। तो के स्क्वायर की जगह मैं ट्वाइस ऑफ एम ई बाई एच बार स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एम ई बाई एच बार स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड में n है, और n जो है वो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कोई वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि l तो कांस्टेंट है, एच बार भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, e मेरे पास एक वेरिएबल हो सकता है। विद ईच वैल्यू ऑफ n, डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, e जो है चेंज कर सकता है। तो हम e को भी सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं, सबस्क्रिप्ट n, विच बेसिकली रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि n की डिफरेंट वैल्यू के लिए e की डिफरेंट वैल्यू होगी, बिकॉज l h बार m की डिफरेंट वैल्यू तो हो नहीं सकती है, तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, e की वैल्यू चेंज होगी। तो मेरे पास बेसिकली ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है, जिसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, एंड आई कैन डायरेक्टली राइट ई एन इक्वल टू एच बार स्क्वायर ऊपर चला जा सकता है, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वायर, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और एनर्जी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और एक इक्वेशन हमारे पास ये आया था,
So, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास आया है बेस साइन के एक्स। मैं इस के को भी यहाँ चेंज कर सकता हूँ बिकॉज वी हैव प्रूव्ड दैट के एल इज इक्वल टू एन पाई, सिंस के इज इक्वल टू n pi by l, n pi by l, that simply means your function psi x will be some constant b sin n pi x by l। अब क्योंकि यहाँ पर n आ रहा है और n की वैल्यू एक नहीं है, n की डिफरेंट वैल्यूज, इट कैन टेक ऑल द इंटीजर वैल्यूज प्लस माइनस, तो मैं इसको भी सबस्क्रिप्ट n से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है वो ये आ गया है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ n हमारे पास एक वैल्यू ऑफ साई होगी। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए साई 1 होगी, n इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास साई 2 होगी। ठीक है, एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ n हमारे पास एक एनर्जी वैल्यूज भी होगी जो हमने इस इक्वेशन से निकाली थी, दैट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ m l स्क्वायर। ई एन को हम बोलते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज। ठीक है, और साई एन एक्स जो हमारे पास है वो करस्पॉन्डिंग टू ईच एनर्जी आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन स्टेट है। ठीक है, यानी कि क्वांटम स्टेट है करस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि n दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि n ऑल्दो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेता है, ठीक है, लेकिन एनर्जी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, प्लस के लिए अलग होगी, माइनस के लिए होगी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ n स्क्वायर है। तो चाहे प्लस माइनस 1 हो, प्लस 1 हो या माइनस 1 हो या प्लस 2 और माइनस 2 हो, दोनों के लिए ई सेम आएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू वेव फंक्शन में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे पास होगा नहीं। ठीक है, और उसकी पैरिटी चेंज हो जाएगी, एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, लेकिन वो कोई डिफरेंट सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n को सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, n कैन टेक ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू हमने क्यों छोड़ी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज हमें कोई अलग सॉल्यूशन दे नहीं रहा है। नेगेटिव वैल्यूज एक डिफरेंट पैरिटी का, माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है बस यहाँ पे, और एनर्जी वैल्यूज जो है वो सही सेम ही आ रही है बिकॉज n स्क्वायर हमारे पास है। तो क्योंकि ये डिफरेंट सॉल्यूशन हमें दे नहीं रहा है, डिफरेंट फिजिकली कोई डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, तो हम n नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम n की वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 ही लेते हैं। ठीक है, इसलिए लिटरेचर में आपको प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 नहीं नजर आती है, दिखती वहाँ पे नहीं लिखी जाती, लिखी होती है, केवल n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ही लिखी होती है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग टू ईच n लेट्स से 1 E1, ठीक है, हमारे पास एक आइगन स्टेट है या एक क्वांटम स्टेट है। बेसिकली ये क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस क्वांटम स्टेट में जो एनर्जी है सिस्टम की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स के अंदर ये सारा का सारा जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो क्या बता रहा है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स में, या फिर पार्टिकल जो कोई ट्रैप्ड है किसी वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के अंदर जो ट्रैप्ड है पार्टिकल, उस पार्टिकल की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, क्वांटाइज्ड है। ये केवल सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ एनर्जी ले सकता है, E1, E सबस्क्रिप्ट 1, E सबस्क्रिप्ट 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ईच एनर्जी वैल्यूज देयर इज अ क्वांटम स्टेट विच रिप्रेजेंट्स दिस एनर्जी स्टेट। ठीक है, जो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस उस क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस क्वांटम स्टेट के अंदर उस पार्टिकल की एनर्जी ये है। तो E1 की करस्पॉन्डिंग साई 1 हमारे पास स्टेट है, E2 की करस्पॉन्डिंग हमारे पास साई 2 स्टेट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर ईच n। ठीक है, तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, हमारे पास स्टेट भी, करस्पॉन्डिंग स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो हमारे पास है E1, बिकॉज n के प्रोपोर्शनल है, n की वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो n इक्वल टू 1 के लिए लोएस्ट एनर्जी एग्जिस्ट करती है, n इक्वल टू 2 के लिए उसके बाद हायर एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे लोएस्ट जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट।
तो ये सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ये ग्राउंड स्टेट क्वांटम स्टेट है, ग्राउंड स्टेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बोल सकते हो आप लूज लैंग्वेज के अंदर, बट दिस इज द एगेन स्टेट बेसिकली, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी एगेन स्टेट, देन दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके ऊपर की एनर्जी है जिसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज फर्स्ट क्वांटम स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट करस्पॉन्डिंग टू दिस फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी हमारे पास जो हमारे पास है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली एनर्जी हमारे पास है। एंड इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज़ के साथ। जो हमने क्वांटाइज्ड एनर्जी निकाली है ये में इसके अंदर ई एन इजिकल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वायर, उसके अंदर हमने एन इजिकल टू जीरो को एक्सक्लूड कर दिया है। आदो मैथमेटिकली आप एन इजिकल टू जीरो को एक्सक्लूड नहीं कर सकते थे, अगर आप पीछे जाके उस लेक्चर को देखें जहाँ पर हमने एन की वैल्यू निकाली थी, वहाँ पर एन इक्वल टू जीरो मैथमेटिकली आना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं लिया जानबूझ के। उसके बेसिकली दो रीज़न हम दे सकते हैं यहाँ पे। पहला रीज़न तो ये है कि एन इक्वल टू जीरो का मतलब होगा एनर्जी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये हो नहीं सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो ये कहता है कि पार्टिकल को आप सबसे लोएस्ट एनर्जी को भी प्रूव करोगे, सबसे लोएस्ट स्टेट में भी पार्टिकल की एनर्जी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो E इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकेंड रीजन हमारे पास ज़्यादा मैथमेटिकल है, ज़्यादा बेटर है, उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू जीरो को मैं इंक्लूड कर देता तो फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट डायरेक्टली इम्प्लाइज k इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड हमें पता है जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन था डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू जीरो, जो रीजन 2 के अंदर इनसाइड रीजन के अंदर जो इक्वेशन था वो था, दैट सिंपली मीन्स डी स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाती इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स कि डी साई बाई डी एक्स जो है इट शुड बी सम कांस्टेंट, तभी तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो आएगा, ठीक है। और अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करूं, इसका सीधा सा मतलब है साई एक्स मेरे पास क्या होना चाहिए, इट विल बी एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो n इज इक्वल टू जीरो वाले केस में हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए था। बेसिकली मेरे पास जो साई फंक्शन है वो मेरे पास कुछ इस तरह का होना चाहिए था, बी एक्स प्लस ए, ठीक है। और अब अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊं इस साई फंक्शन के लिए, ठीक है, विच बेसिकली टेल्स मी दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मेरे पास जीरो होना चाहिए, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स कि मेरे पास जीरो इक्वल टू बी टाइम्स जीरो प्लस ए, दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू ज़ीरो, ए मेरे पास ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे पास सेकेंड कंडीशन है एक्स इक्वल टू एल पे भी ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब है जीरो इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ एल, ठीक है, और ए तो मेरे पास ज़ीरो है ही, एल ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका सीधा सा मतलब क्या है, बी ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज एल तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब तो पोटेंशियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बी ज़ीरो है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि फॉर n इज इक्वल टू जीरो वेव फंक्शन शुड बी जीरो, ठीक है। और वेव फंक्शन जीरो ऑल्दो इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, लेकिन ये फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहली फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पहली क्या कौन सी थी? अगर हम उन कंडीशन को देखें जो मैंने कुछ देर पहले लिखा था, तो पहली थी कि हमारे पास जो भी ये साई फंक्शन आया है, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेबल क्या होता है? लेट्स से मेरे पास एक एक फंक्शन है साई इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। अगर ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो इसको मैं नॉर्मलाइज्ड कर सकता हूँ। लेट्स से साई प्राइम जो है वो इसका नॉर्मलाइज्ड वर्जन है, तो आप क्या करते हो, साई एक्स को डिवाइड करते हो बाय
1/2, ठीक है। बेसिकली आप एक कांस्टेंट से विच इज़ 1/√of इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx मल्टीप्लाई कर रहे हो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। सो मेरे पास जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, आई कैन कॉल इट बाय c, वो मेरे पास क्या है 1 या मॉड c स्क्वायर में कह देता हूँ इसको यहाँ पे, -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार x साई x dx, ये मेरे पास है। इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर इस फंक्शन को आप नॉर्मलाइज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर साई मेरे पास 0 होगा तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इस केस में 0 हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट c या मॉड c स्क्वायर कुछ भी कह लो आप, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हो जो साइज इक्वल टू 0 है। तो पहली कंडीशन वायलेट होगी। इसका मतलब हमारे पास ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। ऑल्दो मैथमेटिकली ये एग्जिस्ट करता है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिजिकली ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इस केस में नहीं है, पार्टिकल इन इनफिनिट पोटेंशियल वेल के केस में, जिसमें ये मेरे पास वेव श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन, ठीक है। इसलिए n = 0 को मुझे यहाँ पर एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और इसी रीजन से हम इस एनर्जी एगेन वैल्यू को लिखते वक्त या एनर्जी एगेन फंक्शंस को लिखते वक्त जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी जो हमारे पास वेव फंक्शंस हैं, आइगन स्टेट्स हैं, क्वांटम स्टेट्स हैं, कुछ भी आप उसे बोल लो, ठीक है, उस केस में n = 0 को आप एक्सक्लूड कर देते हो। फाइनली हम लोगों ने वेव हमारा जो एनर्जी आइगन स्टेट है साई और एनर्जी आइगन वैल्यू है ई, वो हमने निकाल लिया है, बट अभी भी एनर्जी आइगन स्टेट जो हमारे पास ये क्वांटम स्टेट है करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ एनर्जी, जो ईच क्वांटम स्टेट है वहाँ पर बी जो है वो अननोन है। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की हेल्प से हम इस कांस्टेंट बी को निकालेंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमसे क्या कहती है कि जितना भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो -∞ से +∞ है या फिर इस तरह के पार्टिकल इन इन्फिनिट पोटेंशियल में 0 से लेकर L तक है, वहाँ आपने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। मॉड साई स्क्वायर इनके साई स्टार साई dx = 1। साई स्टार क्या होगा, b स्टार साइन n πx/L, साइन हमारा रियल फंक्शन है, तो साइन स्टार और साइन सेम होगा हमारे पास, और साई स्टार ये हो गया, साई हमारे पास हो गया b sin n πx/L। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x = 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L जो भी मेरे पास फुल बाउंड्री है, तो ये मेरे पास आएगा मॉड b स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L साइन स्क्वायर n πx/L dx। यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का, साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2θ/2। थीटा हमारे पास n πx/L हमारे पास यहाँ पर है। इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो मेरे पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, दिस विल बिकम मॉड b स्क्वायर 0 to L इंटीग्रेशन 1/2, बिकॉज इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे, थीटा की जगह मेरे पास क्या है n πx/L, ठीक है, इंटीग्रेशन टू x = 1। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है, 1/2 की जगह मेरे पास आएगा x/2, और कोसाइन का इंटीग्रेशन करूँगा तो साइन आएगा, कोसाइन का इंटीग्रेशन cos 2nπLx/2 मेरे पास है, दिस विल बिकम साइन 2nπL/x डिवाइडेड बाय 2 वहाँ था ऑलरेडी, और 2nπL क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 2nπL जो कोफिशिएंट है x का वो नीचे आ जाएगा, दैट विल बिकम 4nπL, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का प्रोसीजर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एंड देन इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to L = 1। नाउ इंटीग्रेशन लिमिट आप ले सकते हो, पहले L लेंगे तो L/2, ठीक है, और L जब मैं यहाँ पुट करूँगा इस इक्वेशन में तो दैट विल बिकम
साइन, जो मेरे पास साइन वाला टर्म है, साइन ट्वाइस ऑफ n पाई, बिकॉज x की जगह आप l पुट करोगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ 2n पाई मेरे पास है, ठीक है। और साइन ऑफ 2n पाई, n क्या है मेरे पास, 1 है, 2 है, 4 है, तो इट विल बी लाइक 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक है। और हर जगह हमारे पास जो साइन फंक्शन है वो 0 होता है, ठीक है। तो दिस विल बी ऑलवेज 0। दूसरा, जब आप 0 की लिमिट पुट करोगे तो ये पहला टर्म भी 0 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, साइन 0, बिकॉज x की जगह 0 पुट करोगे एंड दैट इज अगेन 0। तो साइन वाला टर्म अगर आप x इज इक्वल टू एल पुट करते हो, अपर लिमिट लगाते हो तब भी 0 है, लोअर लिमिट लगाते हो तब भी 0 है, ठीक है। तो जो मेरे पास सर्वाइविंग टर्म होगा दैट विल बी l/2, इस अपर लिमिट की जगह l/2। तो अपर लिमिट l लगाऊंगा l/2 माइनस 0, 0 लगाऊंगा सब कुछ 0, तो एवरीथिंग इज 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, मॉड b स्क्वायर l/2 इक्वल टू 1, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स b क्या हो जाएगा मेरे पास, √2/l। सो फाइनली हमारे पास जो b कांस्टेंट है √2/l आ गया। तो जो मेरे पास आइगन स्टेट्स मेरे पास हैं, इनफैक्ट एनर्जी आइगन स्टेट्स मेरे पास हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए जो क्वांटम स्टेट्स मेरे पास हैं बेसिकली, वो हैं √2/l साइन n π/l x, ठीक है। तो ये मेरे पास हैं पार्टिकल इन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के लिए क्वांटम स्टेट्स, ठीक है। एंड ईच देयर इज, ये हमारे पास एक क्वांटम स्टेट नहीं है, बहुत सारे क्वांटम स्टेट है। एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, कितनी भी जा सकती हैं, ठीक है। और हर एक क्वांटम स्टेट के लिए एक एनर्जी आइगन वैल्यू है, सिस्टम की एक एनर्जी है, विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला n² π² h² बाय ट्वाइस ऑफ ml², ठीक है। तो फाइनली हमने क्या किया है, हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स, या फिर हम कह सकते हैं उसको पार्टिकल इन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, उसके लिए हमने एनर्जी आइगन स्टेट्स निकाल ली है, एनर्जी आइगन वैल्यूज निकाल ली। बेसिकली हमने क्वांटम स्टेट्स निकाल ली हैं, हर क्वांटम स्टेट्स के लिए क्या एनर्जी होगी सिस्टम की, वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ इन्फिनिट पोटेंशियल वेल। तो हम आज का लेक्चर यहीं पर ही फिनिश करते हैं।